गाइस वेलकम बैक। मैं हूँ शान, आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का जो भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई ने जो भी आउट करा है उसके सॉल्यूशन के बारे में। और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सैम्पल पेपर हमें कुछ हार्ड लग रहा है, देखते हैं ज़रा कैसा है, हार्ड है या नहीं है। लगभग मैंने जितना भी एनालाइज करा मुझे तो सारा एनसीईआरटी से लगा है सैम्पल पेपर। जो भी बच्चा एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करेगा वो इस सैम्पल पेपर का वो बोर्ड में भी पूरे में से पूरे नंबर लाएगा। सभी बच्चों को मैं ये बोलता हूँ कि भैया सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी करो, एक बार नहीं 2 बार अच्छे से करो, बैक क्वेश्चन करो, ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करने के बाद तब सैम्पल पेपर पर मूव करो। क्योंकि जब आप डायरेक्ट सैम्पल पेपर को देखोगे तो आपको चीज़ें टफ लगेंगी, इसलिए सबसे पहले अपनी तैयारी करो एनसीईआरटी से। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं सेक्शन ए की तरफ मूव करता हूँ। ये पेपर मैंने एनालाइज करवा दिया ऑलरेडी, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया एनालाइज या पेपर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टेंशन मतलब कैसी भी पेपर बहुत आसान आने वाला है बोर्ड का। ठीक है, जितने बच्चे हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैं आज आपको एमसीक्यू कराने वाला हूँ सारे, ठीक है, सेक्शन ए के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी क्यू आर इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। अब हमसे ये पूछा है कि पी क्यू आर बताओ। ये पी क्यू आर मतलब यहाँ पे कोई नंबर्स आने वाले हैं जो कि जिनकी वैल्यूज यहाँ पर है, और अगर हम कोई भी ऑप्शन जो एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है तो वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस इक्वेशन जो होती है वो किस तरीके से करी जाती है। जो भी इक्वेशन है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एलएचएस और आरएचएस। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर डाल रखी हैं। वीडियो में मैं यही चीज़ बताता हूँ कि एलएचएस के जितने भी एलिमेंट होंगे और आरएचएस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तभी वो बैलेंस रिएक्शन बोली जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, पी क्यू, ये पी भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक पी भी है। अगर यहाँ पे पी भी 1 होगा तो यहाँ पे पी भी 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पी भी 2 है तो यहाँ भी पी भी 2 होना चाहिए। मतलब पी और क्यू आपस में इक्वल होंगे तब ये इक्वेशन बैलेंस होंगे। मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल गई है। मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि अगर पी इक्वल टू क्यू होगा तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर 2 2 2 4 2 4 4 2, तो 2 2 इसमें इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, मैच column 1 column 2 and select the option using the given code। ओके, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में से अच्छे से पढ़ के ऑप्शन सेलेक्ट करना है कौन सा आएगा। कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, अ मेटल डेट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पता ही है एल्यूमिनियम बनाता है, Al2O3। बी, अ मेटल विच मेल्ट वैन कीप ऑन आर पाम। ठीक है, तो जो भी मेटल अपनी हाथों की हथेली पर रखते हैं, कौन सा मेटल जो पिघल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आपका गैलियम। मेटल डेट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ आपको पता ही है Mn जो है वो रिएक्ट करता है। मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा सबसे ज़्यादा, Au। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है Au से। तो देखो पहले का यहाँ पर है 3rd, ओके, एंड सेकंड का यहाँ पर है 1st। तो पहले का 3rd, सेकंड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, पर वहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है हमें, बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करा है। तो ये इन्होंने बताया कि भाई बल्ब ग्लो नहीं करा है। बल्ब ग्लो कब नहीं करेगा, जब वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो कब नहीं करता है, जब उस सॉल्यूशन में आयंस ना हो। अब आपको ये देखना कि इस सॉल्यूशन में किसमें आयंस नहीं होंगे। तो C2H5OH एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आयंस में ब्रेकडाउन नहीं होता। बाकी ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और CO2 इन वाटर ये भी आपका एसिड होता है। ठीक है, ये भी आपका एसिड होता है, H2CO3। तो CO2 इन वाटर अगर आप रिएक्शन कराओ तो ये आपका वीक एसिड आएगा, बट हाँ ये बल्ब को थोड़ा बहुत ग्लो करा देगा। जब C2H5OH ये आपका ग्लो नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, डाइल्यूट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि ग्लूकोज भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, शुगर भी नहीं होता, और इथेनॉल भी होता है। एसिड जो होता है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, डाइल्यूट एसिड।
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन ए टर्न फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। अब मुझे एक चीज बताओ कि फिनोल्फथालीन सोल्यूशन को पिंक में कन्वर्ट कौन करेगा, एसिड या बेस? आप सभी को पता है, आप सभी ने एसिड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। बेस जो होता है वो आपका कन्वर्ट करता है पिंक में, और एसिड जो होता है, एसिड जो होता है उसको कलरलेस रहने देता है। एसिड क्या होता है, उसको कलरलेस रहने देता है। तो ए क्या हो गया, ए इज ए बेस। ए हमें पता चला गया, ए क्या है, ए इज ए बेस। ऑन एडिंग सॉरी ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर। पिंक कलर डिसअपियर होगा, मतलब कलरलेस हो रहा है। कुछ हम ऐसा डाल रहे हैं जो कलरलेस बनता जा रहा है, इसके अंदर कुछ हम एसिड डाल रहे हैं, तो इसका अंदर जो हम बी डाल रहे हैं ना, बी जो हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एसिड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी? ए इज स्ट्रॉन्ग बेसिड एंड बी इज वीक बेसिक। तो देखो यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग और वीक का हमें यहाँ पता नहीं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, हमें बस ये पता है कि ए बेस है और बी एसिड है। बेस का मतलब क्या है, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा है, एसिड मतलब जिसका पीएच 7 से कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बस हमें इतना ही बताना है कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, और आपको पता है कि बेस और एसिड जो होते हैं जिनका पीएच, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। When 50 ग्राम of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, जहाँ भी ऐसा है ना कि जी कॉपर सल्फेट में लेड पाउडर डाला हुआ है या फिर आयरन डाला हुआ है और उसके बाद वो कलरलेस हो गया है, आंख बंद करना और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर टिक कर देना, खत्म कहानी। नेक्स्ट सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट XYZ X287। ये आपका क्लोरीन होगा, नॉन मेटल। ये आपका क्लोरीन है, नॉन मेटल है, ठीक है। 287 से पता चल गया। 282 ये आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, ये आपका मेटल है। और 28 ये आपका नियॉन है, और ये आपका इनर्ट गैस है। तो अगर मैं बात बताऊं एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स नॉन मेटल, वाई मेटल, एक्स नॉन मेटल, वाई मेटल, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना आसान है। आप सभी ये कहते हो कि भैया टफ है, टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। तैयारी करोगे अच्छे से, एनसीईआरटी से, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ लेट मी नो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जाओ और मुझे मैसेज करो कोई भी क्वेरी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। एंडो में, एंडो, एंडोथर्मिक मतलब। एक्सो में हीट क्या होती है, रिलीज। हीट क्या होती है, रिलीज। तो आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब हम कैंडल जलाते हैं तो हीट रिलीज होती है। कुकिंग ऑफ फूड, हीट, कुकिंग ऑफ फूड में हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, ओके। मतलब हम फूड को हीट दे रहे हैं तभी तो खाना बन रहा है। 8 during cellular oxidation of glucose, ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. Which of the following event is associated with production of maximum ATP molecule per molecule of glucose during the process synthesis of? जब भी ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो एटीपी रिलीज होता है। अब ये बोलें कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें एटीपी मैक्सिमम रिलीज हो? आप सभी पता है कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, ये ऐसा चीज़ है जिससे एटीपी ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है। 9th, ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीडेटेड ब्लड इज पम्प टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो हार्ट के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है और ये आपका राइट पार्ट होता है, ठीक है। तो ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में आता है ऊपर आरटीएम में, आरटीएम, एक सेकेंड, ठीक है। आरटीएम में आता है, ARATRIUM, आरटीएम में आता है। और यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ये भी आरटीएम है। और यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, फिर दोबारा से इस हार्ट में आता है, ठीक है। वो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। बट ये क्या है, ये आपका वेंट्रिकल है। ये आपका क्या है, ये आपका वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से पार्ट से
ब्लड के कौन से पार्ट से पंप होता है पूरी बॉडी पे? लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब अगर बोले कि भाई हार्ट जो लंग्स से प्यूरिफाई ब्लड कौन से पार्ट पा रहा है, तो आप बोलोगे लेफ्ट आर्टरी, बट यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्शन इन हर्बीवोरस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज? आपसे भी पता है कि सेलुलोज का डाइजेशन के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन हमें चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ आ रही होगी। 11th, देर वर अ सेरिबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल गेट डिस्टर्ब व्हेन द पेशेंट इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? सेरिबेलर ये पार्ट ये डिसफंक्शन हो गया है, तो ये पोस्चर और बैलेंस में, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ होती है, बट अगर ये डिसफंक्शन हो गया तो ये पोस्चर बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इन स्नेल इंडिविजुअल can begin life as male and depending on environmental condition they can become female as they grow, this is because, ये कब होता है? देखो कोई डोमिनेटिंग नहीं होता, ना मेल के ऊपर फीमेल ना फीमेल के ऊपर मेल स्नेल के केस में, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो उनका सेक्स होता है वो एक्चुअली जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, ठीक है। जो स्नेल का जो सेक्स होता है जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, वो जब एनवायरमेंटल कंडीशन में आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 13 पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, इन विच केसेस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0? कौन से केस एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होता है? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ठीक है। जब भी कोई मान लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो ऐसा जाकर ये फोकस से पास होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे डॉटेड बनाऊँ, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है डॉटेड, और यहाँ पर आई होता है और यहाँ पर आर होता है, ठीक है। बट अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, ठीक है, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए, तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 बन जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लाइट मान लो ये डॉटेड की जगह है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे सीधी पास हो गई, ठीक है, ये यहाँ पर डॉटेड की जगह है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऐसे सीधे पास हो गई, तो यहाँ पर एंगल आई नहीं बनेगा, ठीक है। वाइट लाइट पास हुई और वो, ठीक है, यहाँ पर प्रिज्म के थ्रू गई और वो डिस्पर्स हो गया कलर। अब आपको पता है कि जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाता है तो विबग्योर बनता है, ठीक है, विबग्योर बनता है, और वी जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है अपने पार्ट से, और रेड जो होता है वो बहुत कम रिफ्रैक्ट होता है। तो वी जब बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगा तो बी क्या होगा? वॉयलेट, और ए क्या होगा? आर। तो बी क्या होगा? वॉयलेट, और ए क्या होगा? आर। वॉयलेट और आर कहाँ गया? हाँ ये रहा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज, ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट टॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। सेकेंड, इट यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ऑन रेस्पिरेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन मूवमेंट। अब यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे लग रहा है, दो तो मुझे करेक्ट लग रहे हैं। इट यूटिलाइज 10% ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द रेस्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। पूरी ट्रांसफर नहीं करता है, कुछ एनर्जी अपने में भी यूज कर लेता, तो ये ठीक है इनकरेक्ट है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल इज नॉट अ रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डीकम्पोजर का रोल क्या नहीं है? वेस्ट डीकम्पोजन है, ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स है, एनरिच ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफेयर, ये वाला इनका रोल नहीं है। असर्शन और रीजन आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। असर्शन और रीज़न कौन सा ट्रू है, कौन सा ठीक है फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू है तो आपको दोनों ट्रू लिख देना है, और उसमें ये बताना है कि रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है या नहीं। असर्शन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑन सब्सटेंस X अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस विच बर्न विद द पॉप साउंड, राइट, यू नो कि S2 गैस होगी। इन रीज़न क्या है? इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ये गलत है, ये सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, ठीक है, बट रीज़न इज फॉल्स।
आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू पर रीजन इज फॉल्स। 18 की अगर मैं बात करूँ, असर्शन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशीज, करेक्ट। रीजन व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। बट कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और रीज़न जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज नॉट explanation, reason is not correct explanation of assertion, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसमें क्या, इसमें ये करेक्ट था बट ये रॉन्ग था रीज़न। नेक्स्ट बात करते हैं, अ कोन के मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म वर्चुअल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ठीक है। बट रीज़न यहाँ पर भी इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो सेम चीज़ ये वाला रीज़न यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेम ही चीज़ जो ये होगी ये यहाँ पर आ जाएगी। 20 इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इफ़ अ लोयन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल नॉट इफेक्ट द फूड चेन, हाउएवर इफ द प्लांट आर रिमूव्ड फ्रॉम द फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये तो यार फॉल्स लग रहा है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर एक चीज़ रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो फूड चैन को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर देगी। प्लांट आर प्रोड्यूसर, बिल्कुल ठीक है, हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाइल लॉयन आर कंज्यूमर। तो रीज़न जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, बट ये फॉल्स है। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे आपको कहाँ से पढ़ना है, इजी टफ मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर थोड़ा सा सोल्यूशन करूँ इस सैम्पल पेपर के, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल पर जाकर एक बार जरूर गो थ्रू करें। और चलो जल्द आपसे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।